दोस्तों, प्रेरणा पथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपसे कहा था कि हम प्रेरणा पथ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ये उन लोगों के मंच है। यहाँ पे हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने जीवन भर अपने समाज और देश और राष्ट्र के लिए काम किया, लेकिन उनकी कहानियाँ लोगों तक नहीं पहुँच पाई, अनसुनी कहानियाँ रह गईं। उन अनसुनी कहानियों से हम सीखेंगे कि कैसे जीवन में आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्रेरणा पथ रखा गया है। और एक व्यक्ति का बहुत लंबा अनुभव होता है जीवन में। किसी व्यक्ति ने कहा है कि ये दूसरों के अनुभव से सीख लो, खुद करके देखोगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। और वास्तव में जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हमें दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हम सीखेंगे अनुभवों से। तो और इस आज के इस जो पहला हमारा ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम है, इसमें जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सतीश जी चतुर्वेदी सर। आप शिक्षाविद हैं। आप हिंदी साहित्य और लेखन में अपना महारत रखते हैं। आप गुना में किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। आपका नाम देश, साहित्य और इन सब क्षेत्रों में जाना जाता है। आपको बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हैं। और मैं चाहूँगा कि सर से ही हम सारी चीज़ों को जाने। मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ और हम शुरू करते हैं आज हमारा पहला कार्यक्रम। सर, आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट में, पहले ब्रॉडकास्ट में। धन्यवाद जी सर, पहला मेरा जो प्रश्न है वो इस तरह से है। एक साधारण विद्यार्थी से लेके शिक्षाविद और साहित्यकार तक बनने तक आपकी यात्रा कैसी रही, उसके बारे में कुछ बताएं। एक शब्द में तो ये है कि संघर्षपूर्ण रही, क्योंकि गांव से निकलकर जिस गांव में अब सड़क बनी है, दूर अंचल का, ग्रामीण अंचल का एक बालक यहाँ तक पहुँचा है। तो कई बार मैं अपनी उस अध्ययन की यात्रा को स्मृति में लाता हूँ कि गांव में प्राथमिक शाला थी। घर से एक बोरी तलाशते थे, किसी का सीमेंट आई हो तो सीमेंट की बोरी बैठने के लिए मिल जाए, तो उस बोरी को ले जाते थे, नंबर से झाड़ू लगाते थे। और फिर बड़े भाई विकलांग थे, उनके साथ आना जाना रहता था। फिर कस्बे में छठी क्लास में प्रवेश दिलाने के लिए पिताजी आए। कृषक परिवार के पहले पढ़े लिखे बालक होने का हमें गौरव प्राप्त है ये पूर्वजों का आशीर्वाद है। तो वहाँ पिताजी केवल एक बार प्रवेश कराने के लिए गए थे, मुझे ध्यान है। तो मैं भी बड़े बड़े हॉल देख करके सकपका गया था पहली बार तो, कि कहाँ पढ़ने आना है हमको। 4 किलोमीटर दूर पिलुआ एक कस्बा है, वहाँ गए। उसके बाद पिताजी कभी नहीं गए। एक घटना में ज़रूर बताना चाहता हूँ कि महीने भर तो हमारा मानसिक जुड़ाव उस कस्बे से होने में लग गया कि अचानक पढ़ाते पढ़ाते हमारे एक भूगोल के गुरुदेव थे। उत्तर प्रदेश में सर शब्द नहीं चलता, गुरुदेव थे। तो उन्होंने अचानक कोई प्रश्न पूछ लिया। अब हमें तो गांव में कहते हैं संपट ही नहीं बैठ रहा था कि क्या करें। तो समायोजन के अभाव में हम सब ऐसी खड़े हो गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पहले आज की तरह नहीं थे, पहले हम लोग खूब पिटते थे और फिर याद रखते थे कि क्यों ये दर्द हुआ शरीर में। उसके बाद क्या हुआ कि एक बच्चे ने बता दिया, तो हम सबको खड़ा कर लिया कि खड़ा हो जा रहे। सब खड़ा हो गया, लगे एक थप्पड़ इन सब में। तब एक एक जोड़ का थप्पड़। अब घर बता नहीं सकते थे, तो घर में और नाराज होते थे, पढ़ने जाते हो फिर क्या करते हो आप। खैर भूल गए, बाल स्वभाव होता है। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने पूछ लिया, दोबारा फिर थप्पड़ खा लिया। अब हमको बताने वाला कोई था नहीं, गांव में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं। तो मुझे लगा कि हम थप्पड़ खाने आए हैं या पढ़ने आए हैं। तो ये जो आपने कहा कि यात्रा कैसी रही, तो स्वतः प्रेरणा से हमें ये लगा। गांव में पशुओं की थोड़ा देखभाल और खेत में थोड़ी मदद पिताजी की, ये सब कभी कभी करनी पड़ती थी। तो हमने कहा क्या करें। तो रास्ते में जो बहुत सारे हमारे साथी लोग जाया करते थे, 1 घंटा लगता था गांव से, वो हमने उनका साथ छोड़ा, अकेले जाना प्रारंभ किया। और रास्ते में हमने याद करना प्रारंभ किया। फिर एक और सज्जन मिल गए मोहल्ले के ही, तो एक तरफ से वो मेरी कॉपी लेकर सुनते थे, दूसरी तरफ से मैं उनकी कॉपी लेकर सुनता था। तो काफ़ी हमको 2 घंटे मिलते थे इस तरह से एकांत में। उसके बाद अचानक जो मैं आज बोल लेता हूँ आपके सामने, आपने मुझको चुना है, तो छठी क्लास में ही अचानक, कभी कभी संयोग ईश्वरीय शक्तियाँ बनाती हैं और गुरु, तो उन्होंने अचानक 60 बच्चों के बीच में से मुझे पता नहीं क्या देखा मुझ में,
मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं गया, तुम्हें डिबेट में चलना है। तो हमने गांव की भाषा में कहा कि गुरुजी ये डिबेट क्या होती है? बोले हम कुछ मैटर देंगे, उसको याद करना है और वहाँ सुनाना है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता थी कोई। खैर मैं गया और उन्होंने मैटर दिया, मैंने रटा। तो उसके बाद तीसरा स्थान उस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पहली बार आया। तो प्राचार्य ने, हायर सेकेंडरी में प्राचार्य राठौर साहब थे, उन्होंने खड़ा करके सबके सामने बताया। तो मुझे हौसला बढ़ा कि ये काम अच्छा है, हाँ जैसे आपने ये काम शुरू किया है। तो उसके बाद फिर मैं लगातार मुझे ले जाते रहे और मैं अंत तक डिबेटर रहा। शील्ड लाते थे तो उससे उत्साहवर्धन होता है। इस तरह से मैं पढ़ता रहा और क्योंकि अभाव में था इसलिए मुझे कभी पैसे कैसे हैं, पैसे हैं कि नहीं हैं। और बीए में भी जब हम एटा जाया करते थे, 14 किलोमीटर साइकिल चला के 14 किलोमीटर साइकिल से वापस आते थे, तो हमारे ताऊ मुखिया थे, वो एक चवन्नी देते थे कि चवन्नी में पंचर जुड़ जाता है, अगर कहीं पंचर हो जाए तो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो हम बड़ा संयत रहते थे और टटोलते थे कि चवन्नी है कि नहीं जेब में। तो वो इस तरह से हमारा वहाँ आना जाना रहा। इस बीच में कपड़ों का हमें कोई होश नहीं था, हमें केवल ये था कि हमसे अधिक नंबर वाला अगर कोई है तो हमें उससे आगे निकलना है। यही फिर उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय में जब हम आए, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के यूजीसी प्रोजेक्ट में, वहाँ 3 साल काम किया। उसके बाद यहाँ आवेदन किया, यहाँ अशोकनगर में हमने ज्वाइन की। तो उसका हमने आत्मकथा में लिखा है कि पहली जो हम चाहते थे कि प्राध्यापक बनना है हमको, तो पहली नियुक्ति की सूचना मिलने पर हम रोमांचित थे, हमारे पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। तो आज आपके सामने है, इस तरह से यात्रा रही। सर, जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं कहते हैं कि होनार बलवान के होए चीखने पार, तो जो आपने प्रारंभ में जो आपका संघर्ष रहा जी, उसने बहुत सारी चीजें हमें बहुत प्रेरणा देने लायक हैं। और हमारे जो दर्शक भी देखेंगे वो भी इन सब बातों से सीखेंगे कि जहां आज के समय आपने बताया कि हम बच्चों को सुख सुविधाएं और संसाधन बहुत उपलब्ध करा रहे हैं जी, लेकिन हम उनको वो संस्कार, वो सीख नहीं दे पा रहा है, वो परिस्थितियां उसके सामने नहीं दे पा रहा है जिससे वो कठिन जीवन में संघर्ष करना सीखे, जैसा हम लोगों ने आपसे प्रेरणा ली सर। सर, जैसा कि लोग कहते हैं कि आज के समय में लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं और जब तक ये मानते हैं कि जब तक जीवन सुरक्षित नहीं है, जब तक हमें नौकरी ना मिल जाए। और आपके साथ एक चीज जुड़ी कि आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। सर, इसकी कैसे क्या प्रेरणा रही? और सर, जब ये परिस्थितियों का निर्णय रहा कि सब आपके कोई अंदर की पुकार थी कि उसने आपको प्रेरित किया कि नहीं, मुझे ये सब छोड़ के कोई अगले काम की ओर जाना चाहिए, ये सब पहला। हाँ जी ने 2 प्रश्न आपके। अब एक घटना और बताना चाहता हूँ, प्रेरणाप्रद है कि मैं जब पढ़ने कस्बे से जाता था तो पिताजी रोज मुझे सोने से पहले 20 तक पहाड़े सुनते थे। ड्योढ़ा, ढम्मा, सवैया, अद्धा और पोना, ये 20 तक सुनते थे। इसके बाद पहले दिन जब पढ़ के हम आए, एडमिशन के दूसरे दिन, तो उन्होंने कहा कि आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने 10 मिनट में बता दिया। तो उन्होंने ये कहा कि पूरे दिन में इतनी देर को पढ़ो, मैंने पूरे दिन में इतनी देर का पढ़ा था। उसके बाद आज की भाषा में जो मैं मोटिवेशनल स्पीच में कहता हूँ डिवोशनल, कि डिवोशनल होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये था कि पिताजी को सुनाना है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जितने माता पिता मेरी बात सुन रहे हैं, 1 घंटा अपने बच्चे को सोने से पहले, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, उसके अवचेतन में वो जाता है, सोने से पहले हम लेते हैं, तो वो आप उससे सुनिए कि दिन भर में क्या क्या, तो वो याद करने पर जोर डालेगा। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा निवेदन है। दूसरा, आपने कहा कि मेरे सेवानिवृत्ति, मैंने ये देखा कि अब सेवाओं में दबाव बहुत मैंने महसूस किया, कई प्रकार का दबाव, और मेरा लेखन मुख्य कार्य है। इधर कई पुस्तकें आ रही थी, कई पुरस्कार भी मिले मुझे, तो मुझे लगा कि 33 वर्ष की सेवाएं हो गई हैं, इसलिए मैंने पेंशन के बारे में पता किया। तो पेंशन आदि मिल जाएगी, अभी भी मिलेगी तो 4 साल बाद भी मिलेगी। तो इसलिए मैंने 4 साल पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन दे दिया। और उसके बाद मुझे साहित्य अकादमी का बड़ा पुरस्कार पुनरपि पुस्तक पर मिला, 1 लाख रुपए का निर्धारित है उसमें। और कई पुस्तकों पर और सम्मान मिले और कई पुस्तकें आई बराबर, इसलिए मैंने उससे मुक्ति पा ली। सर, जैसा कि होता है कि जब हम इस तरह के निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, पूरा परिवार उसके पीछे होता है। जी बिल्कुल। तो परिवार का क्या सोच रही है इसके पीछे जब आपने इस तरह का निर्णय लिया? मैंने रात को बैठ करके परिवार के बीच में, बच्चे भी थे
श्रीमती जी थी, तो उनके बीच में ये बात रखी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपने इतनी सेवाएं कर ली, आप यशस्वी भी हैं, इसलिए जब पेंशन उतनी ही मिल रही है तो दबाव में मत रहिए, क्योंकि इस उम्र में, बढ़ती उम्र में यदि शरीर को कुछ होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप तो सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दीजिए। तो पूरे परिवार का निर्णय था, मेरा अपना निर्णय नहीं था। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि पूरे परिवार का निर्णय रहा, और आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो मुझे भी ये अनुभव हुआ कि नहीं कहीं ना कहीं उनकी आयु 10 वर्ष कम हो जाती है, क्या उनके पास काम नहीं होता। जी 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 जी। तो ये भी एक बड़ी प्रेरणा की बात है सर, आपसे सीखने को मिला। सर, अब हम थोड़ी बात करते हैं, आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं शिक्षा और युवा को लेकर बात कर रहे हैं। आज की शिक्षा प्रणाली को आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या है शिक्षा प्रणाली आज के समय में? देखिए, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं समय के साथ बदलना चाहिए। नीरज जी, गोपाल दास नीरज जी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं आपके प्रश्न पर, फिर मैं अपनी बात कहता हूं। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। तो आज जो प्रवाह जिस तरह का आ रहा है, आए दिन समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग का छात्र है, मेडिकल का छात्र है, बड़े बड़े कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी चैन खींचते हुए पकड़े गए, है ना, या नकल कराते हुए पकड़े जा रहे हैं, या स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे, माता पिता ने कुछ जरा सा कह दिया या शिक्षक ने कुछ कह दिया तो वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अध्ययन तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जीवन से जुड़कर नहीं पढ़ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनमें अच्छा नागरिक बनाना है, उसे ये अनुभूति तो हो कि मैं ये मनुष्य पहले हूँ। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली मुझे लग रहा है कि वैज्ञानिक नहीं बना रही है, वो इंजीनियर पैदा कर रही है, वो एटीएम पैदा कर रही है कि कार्ड डालो और पैसा निकाल लो। बच्चे भी माता पिता को एटीएम समझ रहे हैं और वो स्वयं भी एटीएम बनना चाहता है। माता पिता भी बचपन से उस बच्चे के बचपन को नहीं देख करके मुझे ये लगता है कि ये पैकेज कितने पैकेज वाला बच्चा बनेगा, ये सोच की बात है, ये चिंतनीय बात है। इसलिए जो शिक्षा प्रणाली है इसमें कई प्रकार के बदलावों की आवश्यकता भी है। सर, अगला सवाल आपसे, आज के समय में हम देख रहे हैं आज का युवा डिग्री के पीछे भाग रहा है जी। क्या डिग्री सफलता की गारंटी है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ मैं यूनिसेफ की एक ट्रेनिंग में गया था, अभी कई और भी उसके बाद भी कई प्रशिक्षणों में मैं गया हूँ। तो जैसा कि होता है, मैंने कहा मेरी ट्रेन है, अगर आप थोड़ा पहले प्रमाण पत्र दे देंगे, तो बोले हम प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, ये हमारे यहाँ ये नहीं चलता है। आप हमारे यहाँ जो सीख कर जा रहे हैं वो समाज में आपको देना है, हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। क्या कारण है कि डिग्री है, मैं कई जगह बच्चों से बात करता हूं, कई विशेष जगहों पर भी बात करता हूं, अच्छे डिग्रीधारी हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन सामान्य सी बात, पिन पॉइंटेड उत्तर तो उनको मालूम है कि भाई ये पुस्तक इसने लिखी। अब इस पुस्तक के बारे में अगर हमने कुछ पूछ लिया तो कुछ नहीं मालूम है। तो जो आज गहन अध्ययन की आवश्यकता है वो नहीं है। तो इसलिए अब डिग्री बहुत सारे लोग ले रहे हैं और बेरोजगारी के लिए आवाज उठाने लगते हैं। तो आप अगर गहन अध्ययन है, आप में ज्ञान है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जितेंद्र जी, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, सूचना क्रांति का युग है, नॉलेज का, ज्ञान क्रांति का नहीं है अभी भी। जो आपने कहा डिग्री, तो डिग्री सूचना क्रांति की का प्रतिफलन है, परिणाम है, देन है। ज्ञान क्रांति क्यों नहीं आ रही है? ज्ञान कब होता है? जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में दूर से जान ले तो ये सूचना है। आप बता सकते हो किसी को, मैं बता सकता हूं, लेकिन उस स्थान में जब प्रवेश करके देखते हैं या उस स्थान के बारे में हम जान लेते हैं तो ये ज्ञान है। तो आज के बच्चों को इंफॉर्मेशन चाहिए, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, ज्ञान नहीं है उनको। यदि माता पिता की सूचना ना हो, ज्ञान हो उनको, जैसे आपने मेरे संघर्ष के विषय में प्रश्न किया, माता पिता ने कैसे उनको, माँ का मीनिंग क्या होता है, पिता का अर्थ क्या होता है, कैसे हमको यहाँ तक लाए हैं, तो फिर ये जो आज कल अभी
14 साल के बच्चे को एक पिता ने साइकिल देने से मना कर दिया तो सुसाइड कर लिया, 20 साल के बच्चे को कुछ मना किया तो सुसाइड कर लिया। तो ये नहीं करेंगे। जीवन से जुड़कर पढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। जी जी। और सर जैसा कि आपने बताया कि ऐसा डिग्री भी है, हमारे पास ज्ञान और सूचना में अंतर होता है, और सर कह रहे हैं कि आज हमारे समाज में जो कमी है वो ज्ञान की है, तो ज्ञान की ओर हम लोग लौटें। सर अगर आपको अवसर मिले और शिक्षा प्रणाली में आप कौन से वो 3 बदलाव हैं जो आप देखना चाहते हैं? देखिए, मैं अच्छा प्रश्न किया है आपने। एक तो पहली चीज जो मैं अनुभव करता हूं, कॉलेज में रहा हूं, जिस कॉलेज में पहले, और ऐसा नहीं कि सबको मालूम नहीं है, पहले जिस संस्था में 2200 से 2201 में एडमिशन नहीं होता था, आज वहां 17,500 18,000 बच्चे प्रवेश पा चुके हैं। स्टाफ उतना ही है, भवन थोड़ा सा बढ़ गया है केवल, लेकिन किसी संस्था की पहचान भवन नहीं होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। वहां से जो प्रोडक्शन है, वहां के विद्यार्थी किन किन रूपों में निकले हैं, या प्राध्यापक कितने यशस्वी हैं, कितना ध्यान देते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो इसलिए पहली तो मुझे ये लगता है कि संस्थाओं में वहां की क्षमता के अनुसार, चाहे वो क्षमता प्राध्यापकों की, शिक्षकों की हो, चाहे वो अन्य जो आधारभूत सामग्री है उसके अनुसार हो, उसके अनुसार होना चाहिए, ताकि वो प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सकें। एक बात। दूसरा, पिछले वर्षों में मैंने देखा है कि जब से हमारे यहाँ परियोजना कार्य दिया जाने लगा है जितेंद्र जी, तब से मैंने देखा कंप्यूटर की दुकान पर बच्चों को वो ले जाते हैं, और वो प्रोजेक्ट वर्क जो दिया गया है, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, घर के कमरे से और स्कूल या विद्यालय की कक्षा से, उस कमरे से बाहर निकलकर बच्चा भटकेगा, पूछेगा, सीखेगा, तो जीवन से जुड़ेगा, वो लोगों के बारे में जानेगा। तो ये प्रोजेक्ट वर्क कंप्यूटराइज, एआई का और युग आ गया है, तो वहां 500-1000 रुपए देता है और शाम को कंप्यूटर से निकलवा के प्रोजेक्ट वर्क कर लेता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि माता पिता खुद मैंने देखा है कि वहां जाकर दे आते हैं कि भैया इस विषय पर प्रोजेक्ट दे देना बच्चे का। तो ये विकलांग बनाना है माता पिता को भी, इसलिए बहुत आवश्यक है। तीसरी मुझे जो लगता है, कमियां तो कई मैं लिखता रहता हूं, कि माता पिता यानी अभिभावक और शिक्षकों के बीच में प्रत्येक संस्था में मासिक बैठक होनी चाहिए, और माता पिता को प्रत्येक जाना चाहिए, क्योंकि आपने अपने भविष्य को, अपने नवासे को, अपने आंख के तारे को जो आप नहीं दे पा रहे थे, वो लेने के लिए संस्था में भेजा है, शिक्षकों से लेने भेजा है। तो आप देखिए तो सही कि शिक्षक की शिकायत क्या है। मैंने देखा है, मैं क्षमा करें आप जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, छोटी छोटी बात पर हम जब शिक्षकों से पिटते थे तो घर आके नहीं बताते थे, और आज ये हो गया है कि छोटे से बच्चे ने अगर जरा सी कोई बात कह दी कि उन्होंने हमें ऐसा डांटा, तो आप लड़ने पहुंच जाते हैं। इसके बजाय आपके और शिक्षक के बीच में आपका बच्चा आकार ले रहा है, बड़ा हो रहा है, ज्ञान से वो द्विज बनाता है उसको, इसलिए ये बैठक बहुत आवश्यक है। अगली बात मुझे जो बहुत कमी खलती है, वो ये बात मैं उठाता रहा हूं, वो ये कि हमारे बाजारों में आज अनेक जगह मैंने देखा है पाठ्य पुस्तकें गायब हैं। पुस्तक विक्रेताओं के पास गाइड मिलती है, पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलती हैं। गाइड मिल रही है, उसमें उनको मुनाफा होता होगा, स्वाभाविक बात है। बच्चा भी, देखिए मानव स्वभाव जितेंद्र जी होता है शॉर्टकट का, आसान, लेकिन अभी आसानी से मार्ग तय कर लिया तो आपको उधर कठिनाई आएगी, और इधर आपने अगर कठिनाई से अच्छी तरह समय दे करके, मेरा ये मानना है कि विद्यार्थी 24 घंटे विद्यार्थी होता है और एक शिक्षक 24 घंटे शिक्षक होता है। इसलिए अगर वो पाठ्यपुस्तक पढ़ेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा। तो गाइड बंद होनी चाहिए, और गाइड हो तो इस तरह की नहीं जो आजकल चल रही है, पहले पाठ्यपुस्तक हो, गाइड तो शिक्षक होता है ना। तो ये जो आजकल चल रहा है इजी गोइंग, ये बंद होना चाहिए ताकि बच्चे को ज्ञान मिले। इसलिए आपने देखा होगा कि पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न दिए रहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रश्न हमारे आसपास घिरे रहते हैं, जीवन में हमारे आसपास चारों तरफ प्रश्न हैं, उत्तर हमको तलाशने हैं। और उत्तर कब दे पाएगा बच्चा? जब वो पूरा पाठ पढ़ करके निकलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चा प्रश्न और उत्तर रट रहा है, समझ विकसित नहीं हो रही उसकी।
सर चलो अब आपने शिक्षा पे बहुत अच्छी-अच्छी बातें करी और जैसा कि हम आपके साथ बहुत शिक्षाविद, साहित्यकार भी जुड़ा हुआ है। जी तो जी। एक साहित्यकार आज के समय हम लोग देख रहे हैं कि क्या साहित्य समाज में बदलाव ला सकता है क्या? हमने पढ़ा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्या केवल साहित्य अभिव्यक्ति का एक माध्यम है आज के समय में? क्या? देखिए, बदलाव तो बहुत आया है। बहुत सारी धाराएं साहित्य की चली हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज क्या कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस घर घर में है और गांव का व्यक्ति भी कहावतों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में उनकी कुछ चौपाइयों के उदाहरण दे देता है ना, या उन पात्रों के उदाहरण दे देता है, या कबीर की कुछ साखियों के, गिरधर की कुंडलियों के, ढाक बड्डरी की कहावतों को उदाहरण दे देता है, क्योंकि वो लोक के मंगल से, लोक के कल्याण से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। मैं कभी भी कोई चीज लिखता हूं तो मेरे मस्तिष्क में सबसे पहले ये रहता है कि मेरी इस रचनाओं को पढ़ने के बाद पाठक को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये अंतर भी आपको बताऊं कि केवल अभिव्यक्ति का माध्यम पहली शर्त है उसकी। भाई मेरे भीतर कुछ कुलबुला रहा है, क्योंकि रचनाकार समाज का एक दायित्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उस पर दायित्व तो उसके कंधों पर समाज को देखने का, समाज को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाने का। यदि वो केवल आज के दौर में चारों तरफ जो विभीषिकाएं दिखाई दे रही हैं, उसमें भी अगर कोई प्रेम की बात करता है, व्यक्तिगत प्रेम की बात करता है, तो हमारे यहाँ प्रेम पर बहुत अच्छा अच्छा लिखा जा चुका है, तुम क्या लिखोगे। दुनिया उसका स्वागत करती है जो नया हो या नए ढंग से कहा जाए। आज भी लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि समाज का दायित्व उसके कंधों पर है, तो बदलाव निश्चित रूप से आता है। कभी रचनाकार की लोरी बचपन से बच्चा सुनता है और सो जाता है, तो पहला दायित्व पूर्ण हुआ। फिर समाज में हमारे यहाँ स्वाधीनता की लड़ाई जब चल रही थी, उस समय भी जितने नारे हैं वो सब कविता में है और दूर तक काम करते हैं। युद्ध के मैदान तक गीत काम करते हैं। गीतों में वो ताकत होती है जो रोमांचित कर देते हैं और युवाओं को मोड़ सकते हैं। लेकिन असल में होता क्या है जितेंद्र जी की, यदि एक बाल्टी शरबत बना लिया जाए और एक नमक की कंकड़ी डाल दी जाए तो पूरा शरबत बेकार हो जाता है। आज नमक की प्रधानता ज्यादा है। हमारे जो अधिकांश साहित्यकारों को मैंने देखा है कि मंचों पर भी अब कविता कम रह गई है, एक पूर्ण हास्य रह गया है। हास्य की एक हमारी दिनचर्या में एक स्थान तो है, हंसना चाहिए, लेकिन कितना हंसना चाहिए? क्या केवल मनोरंजन ही हमारा काम है? और ये चिंता आज से 125 साल पहले हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त ने व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। समाज में जो हम देखते हैं वो मार्मिक बनाकर साहित्यकार प्रस्तुत करता है, तब कहीं समाज दिशा तो लेता है, बात का असर तो पड़ता है। आज नहीं कल पड़ेगा। प्रेमचंद की कहानियां क्यों आज भी हम याद करते हैं। एक बात और कह दूं मैं, आपने जो बात कही है, समाज में कोई भेद नहीं होता है। हम प्रेमचंद की ईदगाह कहानी पढ़ते हैं, छोटी कक्षा में पढ़ी थी हमने। ईदगाह जाता है कि वो बच्चा हामिद है और उसे पढ़ने के बाद हर कोई, विश्व के हर देश में चली गई ये कहानी, बहुत सारी कहानी गई है उनकी। हर कोई पाठक पढ़ने के बाद, यदि माता पिता पढ़ रहे हैं तो उनको लगता है कि बेटा हो तो ऐसा हो, बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है कि नहीं हमें भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये और बात है कि आज ये जो चकाचौंध का युग है कि वो ईदगाह कहानी भी पढ़ेगा, लेकिन जब मीना बाजार लगेगा तो वो जिद भी करेगा। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक बच्चा साइकिल, उन्होंने कहा 7वीं क्लास का बच्चा, आज ही समाचार पत्र में आया है कि 7वीं क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है। बेटा अभी तुम छोटे हो, भीड़ बहुत है सड़कों पर, इसलिए अभी साइकिल अभी नहीं। सुसाइड कर लिया उसने, नहीं सुसाइड नहीं किया, वो स्वयं अपने किडनैप का नाटक रचा उसने। सोचिए आप 7वीं का बच्चा है। तो साहित्यकार अपनी जिम्मेदारी समझकर अगर लिखता है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में ये प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी, और साहित्य प्रभाव डालता है।
सर जैसा कि लगा कि साहित्य वही है जो समाज उपयोगी है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। सर अगला प्रश्न मेरा ये है कि आज के समय में हम देख रहे हैं डिजिटल युग होता जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इसमें किताबों की भूमिका कम है या बढ़ गई है डिजिटल युग में? देखिए क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। एक और तो डिजिटल युग आ गया है। कंप्यूटर पर हम बहुत देर जब हम फिल्म देखकर आते हैं 3 घंटे में आंखें मलने लगते हैं, है ना। आनंद आता है उसमें, किसी भी रस की फिल्म हो, लेकिन सिर भारी हो जाता है ना। इसलिए बीच में भी कुछ न कुछ खाते हैं, ब्रेक भी होता है। एनर्जी जाती है। बच्चा कंप्यूटर से जब से पढ़ना प्रारंभ हुआ है तो उसको वही ज्ञान, और एक तो इंफॉर्मेशन की बात है, सूचना की बात है। दूसरा वो बात नहीं आ पाती है हमारे यहाँ, हमारे गुना के जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं माननीय श्री रमेश लाहौटी जी, उन्होंने एक बार कही थी एक बात, मैं उनकी उसमें था, एक समिति बनाई थी उन्होंने पिताजी के नाम पर, उसमें था। तो उन्होंने एक बात कही कि जब मैं पढ़ता था तो अपने ढंग से पुस्तक में अंडरलाइन करता था। आप भी करते थे, मैं भी करता था। क्या उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं? तो पुस्तक हमारे पास है, कभी भी निकालेंगे और खोल लेंगे। सही बात। एक बात। दूसरा, अगर कोई बच्चा शोध करना है उसको, तो जब तक वो 10 किताबें खोलकर नहीं बैठेगा तब तक वो रिसर्च नहीं कर सकता है। इसलिए आप रिसर्च प्रभावित हो रही है, आज रिसर्च नहीं हो पा रही है। तो ये जो पढ़ने की रुचि की बात है वो पुस्तकों से ही आती है। उसे पढ़ने के बाद कृति को जन्म देती है। ये गलत थोड़ी हमारे निराला जी ने कहा कि एक पुस्तक पढ़ने के लिए 1000 पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो पुस्तकालयों का महत्व तो कभी कम नहीं होगा। और आज जो आंखों की खराबी या कंप्यूटर के सामने बैठ कर के तमाम बीमारियां पैदा हो रही है, तो डिजिटल का वो तो लाभ तो है, लेकिन उस विस्तार में अध्ययन का लाभ नहीं है। इसलिए बहुत सारा छोटे छोटे कविताएं, छोटी छोटी लघु कथाएं आज मोबाइल पर देख करके लोग एरोप्लेन में बैठे वहीं पढ़ लेंगे, उतना ही पढ़ेंगे बस। लेकिन जो गंभीर अध्ययन होता है उसके लिए अपेक्षा है पुस्तक की, और पुस्तकालयों का महत्व तो कभी कम नहीं होगा। सर जैसा आपका व्यक्तित्व है, आपके बारे में जहाँ तक हम लोग ने देखा और समझ पाए उस चीज़ को कि आपने सारी विधाओं में लिखा। जी जी जी। तो मैं सर ये जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने किन किन विधाओं में लिखा? देखिए, मैं निवेदन करूं कि 11वीं कक्षा में जब मैं था तो कई लोगों को देखता था कविता लिख लेते हैं, तो मुझे इतनी बेचैनी होती थी कि मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं प्राय विद्यार्थियों से एक बात कहा करता हूं कि जैसे स्वामी विवेकानंद के चित्र पर आपने अभी माल्यार्पण करवाया, तो मेरा ये रहता है कि मैं विवेकानंद क्यों नहीं बन सकता। मैं केवल जय जयकार करने को थोड़ी मैं पैदा हुआ हूं। मैं हर एक से कहता भी, और मेरे भीतर ये रहा कि ये अगर अच्छा है तो इसकी ये अच्छाई मुझ में क्यों नहीं। तो 11वीं कक्षा से मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया, काव्य प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ा। उसके बाद जब ये सेवा में आ गया, उसके बाद मैंने डॉक्टर राम सनीलाल शर्मा यायावर जी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी हैं, इन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि आप इस तरह भी लिखिए। तो मैंने उनसे प्रेरणा लेकर समीक्षात्मक, डॉक्टर पेंढारकर ने प्रेरणा दी, समीक्षात्मक पुस्तक लिखी 2। उसके बाद डॉक्टर यायावर बोले कि चाणक्य नीति और भर्तृहरि के 3 शतक हैं, इनका आज के समय की आवश्यकता है कि संस्कृत जानते नहीं है, और संस्कृत के श्लोक सुभाषितानी में पढ़ते थे हम लोग छोटी कक्षा में, तो उनकी मीनिंग नहीं मालूम, अर्थ नहीं मालूम है, तो रुचिकर ढंग से हो भी जाए। तो मैंने फिर उनका कुंडलिया छंद में पद्यानुवाद किया सारे श्लोकों का। अभी नारद भक्ति सूत्र का भी आया, इसी तरह राम रक्षा स्तोत्र का आया, शिव महत्व स्तोत्र का आया। तो राम रक्षा स्तोत्र का भी यही कहना था, हमारी सासू जी का कहना था कि हम पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, और गद्य पढ़ते हैं तो आनंद नहीं आता है। तो काव्य में हो गया, नगर के हमारे काव्य राम प्रेमियों ने 1,000 7,000 प्रतियां उसकी छपवाकर बंटवा दी। तो उसके बाद मेरी गद्य में आत्मकथा के भी 2 भाग आ चुके हैं, और निरंतर मेरा लेखन इस तरह चलता रहता है। अभी भगवान शिव के 1000 नामों पर गीतों की रचना की पुस्तक आई। तो इस तरह जिधर मन की रुचि चली जाती है उधर मैं लिख लेता हूँ। जी सर, आपने बताया कि आपने सभी विधाओं में लिखा, तो आपके सबसे निकट कौन सी रचना है जो जिसको आपको लगता है कि हाँ ये सबसे मेरी प्रिय रचना है? मेरे गुरुदेव हैं पूज्य श्री राम प्रपन्नाचार्य जी, उनसे
छोटे हैं, मैं उनको काव्य गुरु कहता हूँ। पूज्य श्री भानुदेवाचार्य जी, एक बार उनकी कथा में गया तो उन्होंने अचानक देखी ईश्वर कई बार किसके माध्यम से प्रेरणा दिलवा दे, माँ सरस्वती कैसे चयन कर ले आपको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम भागवत कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं, उसमें हम वही पद सुनाते रहते हैं जो हमारे भक्त कवियों के हैं। मैं चाहता हूं कि आप रचना करते हैं, कविता लिखते हैं, तो आप पद लिखें। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो पद लिखे ही नहीं आज तक कोई। तो उन्होंने, आप देखिए गुरु कई बार शक्तिपात करते हैं, उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि हम आपसे लिखवा लेंगे। और मैं रोमांचित हो गया। और मैंने, आप देखिए कि मैं उस समय राम नाम कल्पतरु पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार लेने जाना था, तो बीच में चला गया, भंडारे वाले दिन आया। और रात को जब हम बैठे थे तो मुझे लगा कि वो पूछेंगे कि कुछ लिखा कि नहीं। तो आप देखिए कि उनकी स्मृति करके मैंने लिखा, तो 3 पद लिख गए। तो वो 3 पद लिखने के बाद वो रोजाना का क्रम ऐसा बना कि 6 महीने में मेरी कुंज कुंजी बेहरत मन मेरो, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण पर लिखो, तो 400 सवैया राधा कृष्ण पर बन गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आधुनिक पर लिखो, तो 1 सवैया नहीं लिखा गया। तो मुझे सर्वाधिक प्रिय तो जो हमारे भारतीयता में हमारी जो अध्यात्म है वो मेरी दोनों पुस्तकों में है और ब्रज भाषा में लिखी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर जैसा कि लोग देखते हैं कि आपने बताया सबसे अधिक, सर अभी तक आपको कौन कौन से पुरस्कार और कौन कौन से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, थोड़ा उनके बारे में हमारे दर्शक। देखिए सम्मान तो प्रभु कृपा से, माँ सरस्वती कृपा से कई जगह हुआ है। सबसे पहले श्री नाथ द्वारा में मेरा सम्मान हुआ और मैं जानता नहीं था, तो श्री कृष्ण शरद जी हैं, उन्होंने परिचय करवाया, तो वहाँ मुझे सम्मानित किया ब्रज भाषा साहित्य विभूषण, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखता था मैं। और ब्रज शतदल एक पत्रिका निकलती थी जयपुर से, राजस्थान से, तो उसमें मेरे कवित्व और गीत छपते थे, तो वहाँ सम्मानित किया। पुरस्कार जिसे कहते हैं जिसमें नकद राशि भी रहती है, तो मुझे उत्तर प्रदेश से हिंदी संस्थान से पहला पुरस्कार पंडित विद्यानिवास मिश्र सर्जना पुरस्कार मिला राम नाम कल्पतरु पर। दूसरा समग्र को लेकर के उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान से पुरस्कार मिला अभिनव शब्द शिल्पी पुरस्कार। उसके बाद अभी हाल में 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो भीलवाड़ा में एक संस्था है, उन्होंने नकद राशि 5100 की राशि दी और वहाँ मुझे सम्मानित किया, पुरस्कार दिया। और अभी तक का सबसे बड़ा पुरस्कार, जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का भोपाल में 25 अगस्त को कार्यक्रम था, तो उसमें मुझे निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया गया। चलिए सर, ये आपकी जो साहित्य की यात्रा है मंगलमय हो और अच्छी हो। अब थोड़ी हम राष्ट्र और संस्कृति की बात कर लेते हैं सर। आज के युवाओं में आप सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं, क्योंकि हमारे जो प्राण कहा जाता है वो युवा होते हैं, तो आज के समय में युवाओं में क्या क्या कमियां हैं, हम कैसे आप युवाओं की कमियों को देखते हैं, क्योंकि आप दृष्टा हैं, साहित्यकार तो दृष्टा कहा जाता है। जी बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि युवा तो युवा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दिशा थोड़ी सी अति भौतिकता की तरफ चली गई है। कई बार मेरे पास कई माता पिता आए हैं, या माँ अलग आई है या पिता अलग आया है कि मेरी बेटी को समझाओ, मेरे बेटे को समझाओ, मेरी सुनते ही नहीं, मेरी मानते नहीं हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दर्द इस शताब्दी का तो नहीं हो सकता कि माता पिता किसी तीसरे से जाकर कहें कि मेरे बच्चे को, मेरी संतान को समझाओ। तो खैर उनको समझाया, आज वो बड़े अच्छे मार्ग पर है। केवल एहसास कराने की आवश्यकता, वो गलत संगत हो जाती है तो विचार ही तो है ना। चंद्रमा पर बादल आ जाते हैं, अगर बादल हट जाते हैं तो चंद्रमा फिर आ जाता है। तो बच्चे का, युवा का, किशोरों का दोष नहीं है। माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारा युवा किशोर बच्चा जो पौगंड अवस्था कहलाती है, उसमें जो हार्मोन्स चेंज का भी एक समय रहता है, तो वो उसकी संगति कैसी है। तो युवाओं को मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन उनको, उनमें जो कुछ गलत विचार, मेरा ये मानना है जितेंद्र जी की भोजन हमारे शरीर को चलाता है, विचार हमारे जीवन को चलाते हैं। और आप विचार ही सुनवा रहे हैं मेरी, कहीं पहुंचेंगे। तो विचार बच्चे को मिलते हैं पुस्तकों से,
घर में कौन से समाचार पत्र आ रहे हैं, बच्चा कितना पढ़ रहा है। इसलिए युवाओं में आज जो कई प्रकार की कुछ विकृतियां आ गई हैं। मेरी बात अन्यथा न लें, क्योंकि आजकल जो मैंने उदाहरण दिए कि जरा जरा से बच्चे सुसाइड कर लें, ऐसा क्यों है, विचार करिए आप। और दूसरा, युवाओं में मैं जो पाता हूं कि पिछले वर्षों से मैं देख रहा हूं कि पहले बुजुर्गों को हम सुना करते थे कि कहीं किसी को हार्ट अटैक हुआ, आज नए नए बच्चों को हार्ट अटैक, पिछली बार गुना में 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ। ये क्यों हो रहा है? ये केवल फास्ट फूड की वजह से है। माता पिता को भी ये चाहिए कि घर में वो भाषा बोले, वो वस्तु लाएं, वो खाएं और खिलाएं जो बच्चे से आपको कराना है, वो आचरण करें। तो युवाओं में चाहे अब संस्कृति की बात हो, वो हमारे कभी काम नहीं आने वाली है, चाहे खान पान की बात हो। और अब तो ये हो गया है कि रात के 12 बजे 2 बजे ऑर्डर कर रहे हैं और पिज्जा खा रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि आप सूर्यास्त से पहले खा लेंगे, पच जाएगा। अब वो एसिडिक खा रहे हैं, पैदल चल नहीं रहे हैं। इसलिए युवाओं में कई चीजें मैं बोलता रहता हूं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई हितचिंतक नहीं होता है, इसलिए उनका कहना मानना चाहिए। हमारे यहाँ सिद्धांत इसलिए बनाया क्योंकि उन्होंने लंबा जीवन देखा, उनको अनुभव बहुत है, उनका अनुभव का लाभ लेना चाहिए। जी सर। सर जैसे हम लोग देखते हैं आज की आधुनिकता है जी, आधुनिकता और भारतीय संस्कृति क्या साथ साथ चल सकती है? देखिए क्या है, मुझे अपने भारत के युवाओं के इष्ट और मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी याद आते हैं। जब उन्होंने वहाँ व्याख्यान दिए तो वहाँ से वो मैसूर के राजा को पत्र लिखते थे और उन्होंने उसमें एक बात लिखी कि यहाँ अमेरिका में मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ कल बहुत है। कल का मतलब मशीनें बहुत हैं, सारे काम फटाफट हो जाते हैं। तो यहाँ की जो कल है, यहाँ की जो मशीनें हैं, इनकी भारतवासियों को बहुत आवश्यकता है, भारत को बहुत आवश्यकता है। और भारत का जो अध्यात्म है उसकी यहाँ के लोगों को बहुत आवश्यकता है। उस समय महसूस किया था, सोचिए आप 125 साल पहले, 1893 की बात है, तब उन्होंने ये बात कही थी, लगभग 130 साल पहले। तो आज की स्थिति ये है कि मशीन आनी चाहिए, लेकिन हम केवल उपभोक्ता बनकर रह गए, ये ठीक नहीं है। हमारा अपना मेक इन इंडिया, हमारे जो मेक इन इंडिया का नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, वो हमारे स्वावलंबन के दिया है। हमारी बुद्धि का उपयोग जितना होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो मशीनीकरण तो होना चाहिए, ये आधुनिकता है। आधुनिकता में ये पिज्जा बर्गर चाउमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज का असल में क्या है जितेंद्र जी, ये मान बैठे हैं लोग कि कोई अच्छे कपड़े पहन ले और यूं अकेला खड़ा रहे इस तरह से, वो उसे कहते हैं स्मार्ट है। क्यों भैया, अगर कोई हमारा भारतीय वेशभूषा में है और वो अच्छे काम कर रहा है, वैज्ञानिक है, तो क्या वो स्मार्ट नहीं है? जल्दी काम करे, अपने स्वदेशी को अपना कर काम करे, अपनी जमीन की बात करे, अपनी खुशबू की बात करे, अपनी संस्कृति की बात करे, तो वो हमारे लिए स्मार्ट होना चाहिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है। आप उसको अपनाइए, अपनी खिड़कियां खुली रखिए, उधर से जो आ रहा है उसको भी अपनाइए आप, लेकिन अपनी जड़ों से तो मत कटिए। हमारे यहाँ सीवी रमन जो वैज्ञानिक हुए हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उन्होंने 100 साल पहले ये बात कही थी कि पाश्चात्य देशों से जो विकास आ रहा है उसे हमें अपनी हिंदी में अनुवाद करके पढ़ाना चाहिए, भारतीय अन्य भाषाओं में अनुवाद करके पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ये बात गांधी जी ने अपनी हिंद स्वराज में भी स्वीकार की है कि बच्चों का अंग्रेजी से टकराने में कितने घंटे खर्च होते हैं जीवन के, जब तो प्राइमरी में पढ़ता है। अब नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात लागू की है हमारी माननीय केंद्र सरकार ने। तो अब हमें अपनाना चाहिए, हमें अनभिज्ञ नहीं होना, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन हिंदी ही सीखनी चाहिए, हमें भारतीयता ही सीखनी चाहिए। पाश्चात्य में कुछ अच्छा हो रहा है जो हमारे लिए हितकारी है, वो भी जानना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छे से सामंजस्य बनाया कि आधुनिकता और हमारी भारतीय संस्कृति, और विवेकानंद जी का नाम लेके तो उसमें 4 चांद लग गया कि इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ जी नहीं। बिल्कुल। सर राष्ट्र निर्माण में शिक्षित युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, देश और राष्ट्र में अंतर बता दूं कि देश भौगोलिक सीमाएं होती हैं,
भाई हमारी जमीन यहाँ तक है, ये देश है। उस देश में जो रहने वाले लोग हैं वो राष्ट्र हैं। मेरे अलावा जितने भी लोग हैं इस भूभाग में वे सब राष्ट्र हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए राष्ट्र हैं। तो हम सब मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। तो अगर शिक्षक है तो चाणक्य ने कितने साल पहले, लगभग 2000 साल पहले ऐसे ही थोड़ी कह दिया था कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। देश का निर्माता नहीं, राष्ट्र का निर्माता है। केवल एक शिक्षक ऐसा है आज भी, भले ही कितना ही भटकाव और पतनशीलता का युग आ गया हो अनूप जी, फिर भी अगर कोई बड़े से बड़ा अधिकारी है, कल कौन सी कहाँ की बात आई थी, मैंने समाचार पत्र में देखा है कि कोई बड़े मंत्री या कोई बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने गुरु के पैर छुए, सबसे अग्रपंक्ति बैठे हुए थे, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। तो ये जो शिक्षक का सम्मान है वो शिक्षक को भी बना के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे माता पिता के लिए मैंने कहा शर्त लगाई तो शिक्षक के लिए भी शर्त है। क्योंकि बच्चा जो सीखने जाता है, कई बार ये कहते हैं साहब बच्चा ज्यादा घंटे अपने घर में रहता है। घर में रहने से मतलब नहीं है, वो विद्यालय में भले 6 घंटे रहता है, लेकिन वो अपना उसका जो शिक्षक है वो उसके रोम रोम में, नस नस में उतर जाता है। वो वही बोलता, वही करता है, बनता है जो शिक्षक बोलता है। अगर कोई गलत भी पढ़ा दिया और माता पिता ने कहा बेटा ये गलत है, बोले नहीं हमारे टीचर ने बताया है, हमारे यहाँ हमारे गुरुदेव ने बताया है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि यदि हम नशा मुक्ति कार्यक्रम कर रहे हैं शिक्षक होने के नाते, तो हम कम से कम नशा न करें। हम गुटखे की मना कर रहे हैं तो हम कम से कम गुटखा ना खाएं। अगर बच्चा आपको बोलते देख रहा है और पीक मारते देख रहा है तो फिर वो आपका कहना नहीं मानेगा। तो राष्ट्र का निर्माता बचपन से लेकर हमारे चाहे प्राथमिक शाला के शिक्षक है वो नींव डालते हैं, फिर हायर सेकेंडरी के हों, कॉलेज स्तर के हों, सभी हर स्तर का जो हमारा शिक्षक है, शिक्षक वृंद है, वो सचमुच राष्ट्र का निर्माता है। आज भी समाज में उसका सम्मान है, समाज के लोग उसका सम्मान करते हैं। मैं कल एक दुकान पे गया, उनके बच्चे को कभी पढ़ाया था 20 साल पहले, उनकी बेटिया को, अब वो जानते होंगे। तो मैंने कहा भैया ये चीजें दे दीजिए मुझे अनाज में। अरे गुरुजी आप बैठिए। मैंने कहा आप जानते हैं? अरे बोले मेरी बिटिया को पढ़ाया आपने साहब 20 साल पहले। तो शिक्षक का सम्मान कभी कम नहीं होता है। तो इसलिए हमें ये एहसास करना है कि हमारी वेशभूषा क्या हो, हमारा खान पान क्या हो, क्योंकि एक बच्चा हमारी चाल ढाल, बोलने का तरीका, खान पान, ये सब देखता है। अगर हमने क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन एक दिन अगर हमने कोई अपशब्द हमारे मुंह से निकल गया तो वो उसको याद रहता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि राष्ट्र हमारा हम जैसा चाहें वैसा बना सकें, हम चंद्रगुप्त बना सकें, स्वामी विवेकानंद बना सकें। सर बात राष्ट्र की हुई, क्या भूमिका हो सकती है उस पर हो सकती है। सर थोड़ी सी आप व्यक्तिगत बात करते हैं, आपके जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए मैं तो सफलता का मूल मंत्र यही मानता हूं कि एक बच्ची हमारे यहाँ आई थी कि बोले सर पेपर खराब हो गया, तो उन्होंने कहने लगी कि मेरे फर्स्ट डिवीजन रह जाएगी आधी आधी। तो मैंने उसको बताया कि मैं जब बचपन में पढ़ता था तो सुबह सुबह पशुओं के नीचे, आजकल के बच्चों से मैं कई बार बच्चों से संस्थाओं में जाकर, छोटे बच्चों के स्कूलों में जाकर के बुलाया जाता है, तो ये कहता हूं कि आपके यहाँ नौकर चाकर लगे लेकिन एक बच्चे से काम जरूर कराइए। कुछ नहीं तो खाना खाने बैठ गए तो बेटा जरा पानी लेके आना, जिससे उसको काम करने की आदत पड़े। आज के बच्चों को काम करने की आदत नहीं है। मैं पशुओं के नीचे सुबह सुबह एक बड़ा झाड़ू, खरेरा कहते हैं उसे गांव में, उससे वो कूड़ा, उसका गोबर इकट्ठा करता था और वो स्कूल में थप्पड़ ना पड़े दोबारा से, अगली बार मैंने ही थप्पड़ मारे फिर, तो वो थप्पड़ ना पड़े कस्बे में जाकर स्कूल में। तो इसलिए मैं क्या करता था कि मेरे दिमाग में वो घूमने लगा था कि मेरे प्रश्नोत्तर घूमते रहे मेरे दिमाग में। तो मैं काम करता था लेकिन मेरे दिमाग में मेरे प्रश्नोत्तर रहते थे और कई बार मैं भूल जाता था तो हाथ धो करके, तो कई बार तो डांट पड़ी, अरे यार गोबर और रह गया है, अभी घूरे पर डालना है। तो मैंने कहा मैं अभी आता हूँ। जब उन्होंने 3-4 बार देखा कि अपनी धुन में रहता है, ये जो धुन में रहना है, ये जो पागलपन है जितेंद्र जी, यही बनाता है। और इसी से मैं बनता आया हूं और यही बच्चों से कहता हूं कि आप शिक्षक हैं तो 24 घंटे शिक्षक हैं, व्यापारी है तो व्यापार के बारे में सोचे
लेकिन समाज को साथ लेकर। विद्यार्थी है तो विद्याध्ययन के बारे में सोचे, लेकिन समाज को साथ लेकर, और समाज का वो भी अंश है, वो स्वयं को भी उसमें शामिल करे। सर अभी जैसे मैंने आपके बारे में अध्ययन कर रहा था, तो आपने बहुत सारे लोगों को पीएचडी कराई। जी जी। और फिर अंत में मुझे ये भी आया कि आपने पीएचडी कराते 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 आज वो समय आ गया कि लोग आप पे पीएचडी कर रहे हैं। तो उस घटना के बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए सर, चर्चा। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मुझे पता चला कि प्रोफेसर पवन अग्रवाल, जो आजकल लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, प्राध्यापक या अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे ऊपर लघु शोध प्रबंध पूरा करा दिया। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मैं इस लायक, क्योंकि वो काफ़ी पुस्तकें समीक्षा के लिए उनके पास भेजता रहता था। तो दूसरा लघु शोध प्रबंध अंबिकापुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर संगीता बंजारा जी ने करा दिया। मैंने आज तक नहीं देखा उनको, अंबिकापुर नहीं देखा है, लेकिन हमारी जो कार्य हैं, मेरा जैसे रचनाकार हूँ तो मेरा जो रचना कर्म है ये मेरी खुशबू है, दूर तक जाती है। तो दूसरा लघु शोध प्रबंध वहाँ कराया। पीएचडी की जहाँ तक बात है तो मेरे ऊपर अभी डॉक्टर योगिता भार्गव हैं, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर में। उन्होंने अपने विद्यार्थी को, अपने शोधार्थी को मेरे समग्र साहित्य पर एक शोध कार्य करा दिया और उसे पीएचडी अवार्ड हो गई। तो ललित मोहन गर्ग को, भिंड का बच्चा है। दूसरा अभी मेरे ऊपर शोध कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वो प्रस्तुत होने को है। वहाँ मनप्रीत कौर हैं बरेली विश्वविद्यालय में, जो विश्व हिंदी मंच के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रणव शास्त्री, उन्होंने पूरा कराया है डॉक्टर शाकुंतल के काव्य में मानव मूल्य, इस विषय से। और तीसरा मेरी एक विद्यार्थी रही है, वो मेरे ऊपर उन्होंने एक विषय लिया है, भक्ति नीति और समकालीन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर शाकुंतल का साहित्य। ये कल्पना शर्मा है, वो शिक्षिका हैं, वो यहाँ पढ़ाती हैं। तो इस तरह से ये बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने 22 बच्चों को पीएचडी कराई, लेकिन ये मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं गदगद हो जाता हूँ कि प्रभु क्या कृपा है, टेकरी सरकार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ऊपर शोध कार्य हो सकता है। तो उसने लिखवा लिया, करने वाला वही है, यही मैं कह सकता हूँ। जी जी सर, जैसे हम लोग देखते हैं कि मेडिकल में जब होता था कि लोग मेडिकल में ये माना जाता था कि पहले जीवंत, जो मरने के बाद बॉडी को दान करते थे, फिर उस पर रिसर्च होती थी। जी जी जी। लेकिन आज देखा कि साहित्य में भी ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की, जो साहित्य की ओर लोगों को ले जाता था, आज लोग उसकी ओर साहित्य को उस पर रिसर्च कर रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। सर मैं कुछ एक शब्द में, अब थोड़ी हम लोग बात करें, एक शब्द में आपके लिए क्या है? जैसे कि जीवन, जीवन आपके लिए एक शब्द में क्या है? सकारात्मक सोच। शिक्षा, शिक्षा जो मार्गदर्शन करे और हमारी सहगामिनी, हमारी, बल्कि मैं कहूँगी सहधर्मिणी होकर चले हमारे साथ। राष्ट्र, राष्ट्र समन्वय और सामंजस्य का नाम है। संघर्ष या सुविधा? देखिए, संघर्ष अगर हमने किया तो सुविधा मिलेगी। आज अगर हमने पसीना बहा दिया है तो हमें एसी में बैठने को मिलेगा। अगर आज हमें सुविधा, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। गुरु या गूगल? देखिए, गूगल अपनी जगह है, वो इंफॉर्मेशन तत्काल दे देता है, लेकिन आज जो युवाओं में आलस्य आ रहा है वो गूगल के कारण आ रहा है। वो बटन दबा के उसमें ले लेता है, जबकि वो टटोलेगा, पुस्तक देखेगा तो उसमें उसे मेहनत लगेगी और जो खोज रहा है उसके दाएं बाएं की बहुत सारी चीजें, तब तक उस यात्रा में उसे और भी ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए गुरु गुरु ही है, गूगल गूगल अपनी जगह, मशीन कभी गुरु नहीं हो सकती। किताब या मोबाइल? किताब। पुस्तक का महत्व कभी कम नहीं होने वाला है। अगर पुस्तक का महत्व कम हो जाएगा तो फिर गुरु गुरु नहीं रहेगा। हमारी रामचरितमानस कहाँ जाएगी? उन्होंने मशीन में भर जरूर दिया है, लेकिन जब शोध की बात आती है, जब आप आरती करोगे तो फिर आप गीता को कहाँ से लाओगे? वो तो उसके आपके एक पेन ड्राइव में मौजूद है पूरी गीता, तो अदृश्य हो जाएगी। फिर कितने लोगों को शिक्षा दे पाएगी वो? फिर उसके लिए मशीन लानी पड़ेगी ना। हमारी पुस्तक है, हमारे पास है, और हमारा उसके प्रति पूज्य भाव है,
भगवान की वाणी है, तो इसलिए पुस्तक हमेशा महत्वपूर्ण है। सर जैसे हम देख रहे हैं कि आज लाखों युवा जो है भ्रमित हैं, दिशा नहीं मिल रही है, धैर्य नहीं है उनमें, और इस प्रेरणा पथ जो हमारा पहला कार्यक्रम है, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, एक तो जितेंद्र जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका जन्मदिन भी है, तो बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ये प्रेरणा पथ आगे गतिमान रहे, क्योंकि समाज के विषय में कम लोग हैं जो सोचने वाले हैं। सभी लोग आज फलार कर रहे होंगे, मंदिरों में गए होंगे, लेकिन आप मुझे लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, ये मंदिर है। देवालय का अर्थ यही है कि वो देवता का हाल है जो देता है, दा माने देने से देवता बना है। तो आप अगर समाज के विषय में सोच रहे हैं, बच्चों के विषय में सोच रहे हैं, युवाओं के विषय में सोच रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण में आपका भले गिलहरी योगदान है, लेकिन आपको याद किया जाएगा। आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारे बीच में कार्यक्रम में डॉक्टर शशि जी चतुर्वेदी, जो खुद पीएचडी कराते थे, आज पीएचडी का विषय बन गए, हमारे बीच में रहे। सर ने हमें मार्गदर्शन दिया और हमें सबको आशीर्वाद दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये ब्रॉडकास्ट पसंद भी आया होगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे भाई अनूप आगरे जी को, जिन्होंने मुझे इस तकनीकी चीज़ की ओर आकर्षित किया और हमारा पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे पधारे आदरणीय मधुबाला दीदी, और अब तो मैं मामी जी कह दूंगा, और आदरणीय दिलीप भाई साहब जी पधारे हमारे बीच में। इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनने आज हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष के रूप में अपने जीव को संभाला। और मेरा सभी हमारे जो दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि आप सब लोग, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपके अनुभव कैसे हैं, हमें ज़रूर भेजें, हमें ज़रूर बताएं, मैसेज करें। और ये प्रेरणा पथ अब प्रारंभ हो गया है। इस पथ के हम बहुत सारे राहगीरों को ढूंढेंगे कि जिनसे आप लोग प्रेरणा दे सकते हैं। मैं बहुत बहुत जी, मैं सर कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल क्यों लिखते हैं। तो मेरे माँ मेरी श्रीमती शकुंतला देवी हैं, तो माँ के नाम पर मैंने शाकुंतल रखा है। और जब से शाकुंतल नाम मैंने उपनाम के रूप में लिया है, और जब पुरस्कार मिलता है, कोई पुस्तक आती है, तो बड़ी प्रसन्न होती है, इसलिए मैंने माँ के नाम पर शाकुंतल रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर साहित्यकार का एक टाइटल होता है। सर ने उसके पीछे की कहानी बताई। ये नाम ऐसे, उपमाएं ऐसे ही नहीं मिल जाती। ये एक जिम्मेदारी होती है। जब माँ का नाम पीछे जोड़ा रहता है, तो इस भारत माँ और पूरी विश्व माता के प्रति हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और मैं अपनी बात को वहीं से फिर प्रारंभ करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आपके फीडबैक, आपके मैसेज, आपके संदेश हमें मिलना चाहिए। मैं एक बार अनूप भैया और हम सबके यहाँ जो पधारे उन सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, फिर मिलेंगे एक प्रेरणा पथ में, किसी नए प्रेरणा स्रोत और आदर्श के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।